आप सभी लोग जानते होंगे कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, बस कुछ फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। यहाँ तक कि पैसे कितने होंगे, किस हिसाब से पेमेंट करेगा, ये भी तय हो चुका है। इन 18 तेजस लड़ाकू विमान के लिए मलेशिया भारत को करीबन 4 बिलियन मलेशियन रिंगिट देगा और इनमें से जो आधी पेमेंट है वो तो कैश में की जाएगी, जो बाकी की पेमेंट है वो मलेशिया भारत को जो पाम ऑयल है उसे देगा। और मलेशिया जो तेजस के बदले पाम ऑयल देगा, इसको लेकर भारतीय कंपनी HAL जो तेजस का निर्माण करती है, उसने हमारी एक जो पाम ऑयल कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। वो इस पाम ऑयल को बेचेगी और पैसे यहाँ पर देगी HAL को। तो ये डील ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है, कभी भी इसे पूरी तरीके से अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारत ने ये डील कैसे करी है, क्या क्या पापड़ बेले हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि अब से 1 साल पहले तक ये डील चीन पाकिस्तान के बनाए गए JF-17 को मिलने जा रही थी। तेजस इस डील से बाहर था, लेकिन अचानक से भारत को एक बात पता चल गई, जिसके बाद तो भारत ने पूरी जान लगा दी और ये तय कर लिया था कि तेजस तो हम मलेशिया को बेच कर ही रहेंगे। इसके लिए भारत ने पहले तेजस लड़ाकू विमान की कीमत घटाई। इतना ही नहीं, मलेशिया को ये भी कहा कि आपको 30% जो कंपोनेंट तेजस में लगेंगे वो हम आपके देश में बनाएंगे। इतना ही नहीं, आप पेमेंट जैसे चाहे वैसे कर देना। और भारत ने तो ये भी तय कर लिया था कि चाहे तेजस पर हमें घाटा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तेजस मलेशिया जाना चाहिए। ऐसा वो कौन सा कारण था, क्या वजह थी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद चीन की दुश्मनी भारत, अमेरिका और दुनिया के बाकी बड़े देशों से बढ़ चुकी है। ऐसे में जो चीन की सबसे कमजोर नस है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्क्रीन पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा नैरो पैसेज है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है और यहीं से ये दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है हिंद महासागर से। और आप जानकर हैरान होंगे कि चीन पूरी तरीके से इस स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। चीन आज की तारीख में 90 दिनों का ऑयल रिजर्व क्यों रखता है, जबकि भारत के पास तो मुश्किल से 10 दिनों का है। उसका कारण ये है कि अगर कल को चीन का युद्ध हो जाता है भारत के साथ में या अमेरिका के साथ में, तो भारत अमेरिका सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही चीन का करीबन 60% तक व्यापार होता है। चीन के अंदर इतनी खाने पीने की चीजें जाती हैं या ऑयल जाता है, लगभग 60-70% इसी से होकर गुजरता है और चीन दुनिया को माल भी इसी के जरिए बेचता है। तो चीन के कमर तोड़ कर रख देंगे भारत और अमेरिका। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है और ये मलेशिया से होकर गुजरता है, तो 1 साल पहले मलेशिया ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी सेना बहुत तेजी से बढ़ानी होगी, एडवांस करनी होगी और एडवांस हथियार भी खरीदने होंगे। यहाँ तक कि अब से 6 महीने पहले तो चीन के लड़ाकू विमान मलेशिया की एयर स्पेस में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए मलेशिया अब अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि भारत अमेरिका की चीन के साथ दुश्मनी बढ़नी तय है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर तनाव अपने चरम पर भी पहुंचेगा। ऐसे में मलेशिया का एक ताकतवर देश बनना जरूरी है और इसीलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदने का इरादा रखता है आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। और पिछले साल इसकी शुरुआत मलेशिया ने कर दी थी। 36 लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट निकाला था और इसमें चीन को ये लग रहा था कि अगर वो सस्ते में या घाटे में भी बेच देना अपने JF-17 को मलेशिया को, तो एक तो मलेशिया उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, वहां पर वो मजबूत होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मलेशिया की हथियार मार्केट जो आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, बूम आने वाला है बहुत तकड़ा, वहां पर चीन को मोटा मुनाफा होगा। चीन उस हथियार मार्केट पर कब्जा बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि एक देश जब किसी से हथियार खरीदना शुरू करता है ना, फिर वो उसी से हथियार खरीदता रहता है, फिर वो देश नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर आप देश बदलते हैं तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, हर चीज हैंडलिंग पूरी बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत को देख लीजिए, हमने 60 सालों तक लगभग 2010 तक अपने 90% हथियार रूस से ही खरीदे हैं। हमने देश नहीं बदला। अब आकर हम बदल रहे हैं, लेकिन अब हम खुद के हथियार ज्यादा बना रहे हैं और यही चीज भारत ने अब मलेशिया में भी अप्लाई कर दी है। तेजस विमान की डील डन हो चुकी है। अब भारत यहाँ पर मलेशिया के सामने ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को रखने जा रहा है। खबर कुछ ऐसी आई है कि भारत मलेशिया को तेजस के साथ ही ब्रह्मोस NG का ऑफर देने वाला है। और आपको बता दूं कि ब्रह्मोस NG लगभग 3.5 मैक तक की रफ्तार पकड़ सकती है। और सबसे खास बात यह है कि एंटी शिप ऑपरेशन हो या एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन हो, वहां पर ये बहुत ही कमाल का काम करती है।
और मलेशिया भी इसे खरीदना चाहता है, क्योंकि एक तो मिसाइल बहुत जबरदस्त है, दूसरा जब वो भारत का लड़ाकू विमान ले रहे हैं तो फिर मिसाइल भी भारत की बेहतर चलेगी उसके साथ में। तो ओवरऑल भारत यहाँ पर मलेशिया के हथियार मार्केट में एक इकोसिस्टम बना रहा है, यानी कि पहले आपने लड़ाकू विमान लिया, फिर आप भारत की मिसाइल लीजिए, फिर भारत की अस्त्रा मिसाइल लीजिए, उसके बाद भारत का रडार सिस्टम भी आप लीजिए, भारत का डिफेंस सिस्टम भी आप लीजिए, यानी कि ओवरऑल धीरे धीरे भारत की मोनोपोली क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है मलेशिया के अंदर। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि चीन और भारत सस्ते में लड़ाकू विमान क्यों बेचना चाह रहे थे मलेशिया को। एक बार लड़ाकू विमान बेच दिया, उसके बाद मिसाइल भी चाहिए होंगी, फिर मिसाइल से आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, फिर आपको रडार सिस्टम भी चाहिए होगा, रडार आप महंगा बेच सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी इसे लेना। तो भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट? सहमत है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कोई सैन्य रणनीतिकार ही क्यों ना हो। वो ये कि भारत को इस समय एक परमाणु बॉम्बर की सख्त जरूरत है, और इसका कारण ये है कि चीन एक परमाणु बॉम्बर की फौज तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो तो नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ परमाणु बॉम्बर भी तैयार कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बॉम्बर का काम क्या होता है, दुश्मन पर भारी मात्रा में बमबारी करना, या फिर परमाणु बमबारी करके दुश्मन को तहस नहस कर देना। ऐसे में चीन जिस हिसाब से परमाणु बम्बर तैयार कर रहा है, एक पूरी फौज बना दी है, इससे चीन के आक्रामक इरादे साफ झलकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए एक भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। जी हाँ, परमाणु बम्बर की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सा सिंपल सी बमबारी करने वाला भी बॉम्बर हमारे पास नहीं है। ये एक चिंताजनक बात है, और इसका कारण ये है कि आज तक, जी हाँ, अब से 1-1.5 साल पहले तक भी हम मेन दुश्मन पाकिस्तान को मानते आए हैं, और पाकिस्तान के हिसाब से ही हमारी तैयारी होती थी। लेकिन जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, भारत के अंदर बैठे बुद्धिजीवियों की जो अकल है वो खुल चुकी है कि चीन ही यहाँ पर असली दुश्मन है, और पाकिस्तान के पीछे भी चीन ही है। ऐसे में सभी एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि भारत को परमाणु बॉम्बर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पर भारत खरीदे या बनाए। तो इस मामले में भारत के पास एक एडवांटेज है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने होटान एयरबेस पर, जो शिनजियांग में पड़ता है चीन के अंदर, वहां पर H सीरीज के बॉम्बर तैनात कर दिए थे। इसके बाद भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने B-1 लैंसर बॉम्बर को, जो एक सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर है और बहुत ही ताकतवर है, उसे भारत के करीब डिएगो गार्सिया नाम के सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिए थे, ताकि भारत को अगर कभी भी जरूरत पड़े तो अमेरिका मदद प्रोवाइड करा सके। तो अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत के पास स्वदेशीकरण का एडवांटेज है। भारत को अभी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इस समय का उपयोग करके हम अपना खुद का एक स्टेल्थ परमाणु बॉम्बर बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो कैसे? दरअसल भारत एक छोटे स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है जो अनमैन्ड होगा, यानी कि उसे जमीन से कंट्रोल किया जाएगा एक ड्रोन की तरह। और बताया जा रहा है कि भारत उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जो दूसरे कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर चुका है। इसके अलावा इंजन, जी हाँ, अगर आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं या एक छोटी से छोटी कार भी बना रहे हैं तो 50% काम होता है इंजन का और 50% काम होता है डिजाइन का या दूसरी चीजों का। तो ऐसे में भारत के पास एक अच्छी चीज ये हो गई है अब कि हमने कावेरी इंजन बना लिया है, और उसकी टेस्टिंग के लिए हमें जनवरी के महीने में उसे रूस भी भेज रहे हैं एक लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए। वहां पर अगर वो सफल हो जाता है तो उसके बाद हम 4 कावेरी इंजन वाले एक बॉम्बर का निर्माण कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंजन हमारे पास आ जाएगा। और बताया जाता है, जो कैलकुलेशन है, कि 4 कावेरी इंजन मिलकर एक 100 टन वाले स्टेल्थ बॉम्बर को कैरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के इसकी रेंज कम से कम 5000 किलोमीटर होगी, जो बहुत ही सफिशिएंट है, और पूरा चीन इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ सकता है। तो अब भारत को जरूरत क्या है? जरूरत है इच्छा शक्ति की, क्योंकि पैसे इसमें ज्यादा नहीं लगने वाले। हाँ, थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन कम इसलिए लगेंगे कि हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। हम एमका बना रहे हैं, जो हमारा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ओरा एक स्टेल्थ UCAV बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जाएगी। इंजन भी हमारे पास आ जाएगा, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ओवरऑल देखें तो चीज़ें हमारे पास सब कुछ है, बस आपस में एक तरीके से उसे जोड़ना है। बस अब देखने वाली बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी भारत क्या यहाँ पर खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाएगा, या फिर रूस या अमेरिका से कोई एक नॉन स्टेल्थ बॉम्बर खरीद कर फिलहाल के लिए काम चलाएगा, या फिर हम अपने पुराने ऑप्शन यानी कि अमेरिका पर निर्भरता
उसी पर टिके रहते हैं कि कल को अगर चीन हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका से एयर बॉम्बर की मांग करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि समझदारी इसी में है कि अभी 5-6 साल का वक्त हमारे पास है, तब तक हम खुद का एक बॉम्बर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल